डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस उत्पादक का अधिशेष। उत्पादक के अधिशेष से तात्पर्य उस मात्रा से है जो कृषकों द्वारा बाजार में बिक्री की जा सकती है। उत्पादक के अधिशेष से तात्पर्य कृषि विपणन के अंतर्गत जो उत्पादित मात्रा है उसका कृषि विपणन से ज़्यादा संबंध नहीं होता, बल्कि विक्रय अधिशेष का कृषि विपणन से ज़्यादा संबंध होता है। जब उत्पादक के अधिशेष की बात आती है तो घर पे एक किसान की कितनी घरेलू आवश्यकताएं हैं और उसका कितना उत्पादन है। कुल उत्पादन में से अगर घरेलू आवश्यकताओं को हम घटा देते हैं तो उत्पादक का अधिशेष हमें प्राप्त होता है। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा अधिशेष होगा। तो इस तरह से उत्पादक के अधिशेष को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है विक्रय अधिशेष मार्केटेबल सरप्लस और दूसरा है विक्रीत अधिशेष मार्केटेड सरप्लस। विक्रय अधिशेष उत्पाद से तात्पर्य उत्पाद की उस मात्रा से है जो कृषकों द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात बाजार में उपलब्ध करवाई जा सकती है। जबकि विक्रीत अधिशेष से तात्पर्य है कि वास्तव में कृषक द्वारा उत्पाद की कितनी मात्रा बाजार में उपलब्ध करवाई जाती है। विक्रय अधिशेष और विक्रीत अधिशेष का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कि उत्पादन अधिशेष का कृषि विपणन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि किसी भी विपणन प्रक्रिया की का जो सफलता का मापदंड है वो उसके अधिशेष से लिया जाता है। मंडी में जितना ज़्यादा उत्पाद आएगा उतनी ही ज़्यादा जो विपणन सफलता को आंका जा सकता है। तो उत्पादन अधिशेष जितना ज़्यादा होगा, मंडी में जो विकास कार्य हैं या आधारभूत संरचनाओं का निर्माण है वो ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट ये आता है कि जब आधारभूत सुविधाओं के विकास की बात आती है तो मंडी में जितना ज़्यादा विक्रय अधिशेष आता है उससे क्या है कि मंडी की आय में वृद्धि होती है। मंडी की आय में वृद्धि होने से वहाँ आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे कृषकों के लिए ठहरने के लिए जो उत्पाद डालने की जगह है जिसको प्रिंसिपल मार्केट यार्ड कहते हैं, कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएं हैं, उनमें ज़्यादा इजाफा होता है। इसी क्रम में एक ये पॉइंट भी आता है कि जितना ज़्यादा अधिशेष होगा उतना ही ज़्यादा विपणन की मात्रा मंडी में विक्रय के लिए उत्पाद की मात्रा आएगी। साथ ही साथ मंडी में जो कृषकों को दी जाने वाली सुविधा हैं उनमें वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और निश्चित तौर से उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली हमारे जो आर्थिक विकास है उसमें मदद मिलेगी। विक्रय अधिशेष ज़्यादा होने से या ये कह सकते हैं कि उत्पादक का अधिशेष ज़्यादा होने से देश में जो कृषि कीमत नीति है उसको बनाने में सहयोग मिलता है। कृषकों को जो विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाते हैं या ये कह सकते हैं कि विभिन्न उत्पादों से संबंधित उनकी विक्रय अधिशेष का आकलन करके और कृषक किस उत्पाद का जितनी मात्रा में उत्पादन करता है उस हिसाब से उनको उन सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की जाती है और उससे कृषक की आय में वृद्धि होती है। कृषक जो उत्पादक का अधिशेष है इसमें पूर्वानुमान लगाने से एक फायदा ये भी रहता है कि सरकार द्वारा आयात और निर्यात से संबंधित विभिन्न निर्णय लिए जाने में मदद मिलती है। अब जब बात आती है
कि जो उत्पादन अधिशेष है वो कितने प्रकार का होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2 प्रकार का, विक्रय अधिशेष और विक्रीत अधिशेष। विक्रय अधिशेष वो मात्रा है जो कृषकों द्वारा बाजार में अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात उपलब्ध करवाई जाती है। विक्रय अधिशेष, विक्रीत अधिशेष वो होता है जो वास्तव में किसानों द्वारा उत्पाद की मात्रा बेची जाती है। ये जरूरी नहीं है कि विक्रय अधिशेष और विक्रीत अधिशेष एक दूसरे के बराबर हों। यानी जब इसके संबंध की बात आती है कि विक्रय अधिशेष और विक्रीत अधिशेष में क्या संबंध है, जब इसके संबंध की बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि विक्रय अधिशेष विक्रीत अधिशेष से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। विक्रय अधिशेष विक्रीत अधिशेष से ज़्यादा उस स्थिति में होता है जब किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, यानी वो अपने उत्पाद का कुछ हिस्सा भविष्य में विपणन के लिए रख लेता है। वो बाज़ार की कीमतों को ध्यान में रखकर और उत्पाद का विक्रय करता है। कई बार किसान को ये लगता है कि उसके उत्पाद की उचित कीमत नहीं मिल रही है, तो वो अपने उत्पाद को घर पे संग्रहित करके रख लेता है और भविष्य में उसका विक्रय करता है। तो इस तरह से जिस किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उसका विक्रय अधिशेष विक्रीत अधिशेष से ज़्यादा होता है। कई बार जो साधारण किसान है उसकी जो परिवार की जो आय है वो ज़्यादा नहीं होती, आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उस दशा में उसका जो विक्रय अधिशेष है वो विक्रीत अधिशेष के बराबर होता है। यानी जितना घरेलू आवश्यकताओं को कटौती करने के पश्चात किसान के पास बचा रहता है वो उतना बेच देता है। तीसरी दशा में विक्रय अधिशेष विक्रीत अधिशेष से कम कब होता है? कई बार किसान को इमीडिएट रुपए की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। उसके पास अगर उत्पादन है तो वो जो विक्रय अधिशेष की मात्रा है उससे भी ज़्यादा वो अपने उत्पाद को बेच देता है, यानी घरेलू आवश्यकताओं में कटौती करके। और कई बार किसान ये सोचता है कि भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मंडी से इस उत्पाद को वापस परचेज कर लूँगा। इमीडिएट जो केस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करने के उद्देश्य से वो विक्रय अधिशेष की जो उपलब्ध मात्रा है उससे ज़्यादा बाजार में बेच देता है और इसको डिस्ट्रेस सेल कहते हैं, दबाव बिक्री। यानी वो किसान मर्जी से नहीं बेच रहा बल्कि उसको किसी तरह का उसके ऊपर दबाव है जिसके लिए उसको वो बेचना पड़ता है। तो इस तरह से जो 3 सिचुएशन है जिसमें ये विक्रय अधिशेष विक्रीत अधिशेष से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात ये आती है कि विक्रय अधिशेष को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी किन किन कारकों से विक्रय अधिशेष प्रभावित होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जोत का आकार। कृषक के पास जितना बड़ा जोत होगा, जितनी बड़ी उसकी जो ज़मीन होगी, जितनी बड़ी भूखंड होगा, उतना ही ज़्यादा उसका अधिशेष होगा, क्योंकि ज़्यादा जोत होने से उत्पादन ज़्यादा होगा, घरेलू आवश्यकताएं लगभग सीमित रहती हैं और जो उत्पादक का अधिशेष है या ये कह सकते हैं कि विक्रीत अधिशेष है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। सेकंड है उत्पादों की उत्पादकता का स्तर। ज़्यादातर किसान है वर्तमान में जो यांत्रिक खेती या व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। पुराने टाइम में जब परंपरागत खेती होती थी, फार्मर घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता था, लेकिन आजकल परिस्थितियां परिवर्तित हो चुके हैं और किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में न रखकर और बाजार में उत्पाद की कीमतों को ध्यान में रखकर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करता है। कुछ उत्पाद हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ उत्पाद हैं जिनकी उत्पादकता बहुत कम होती है। तो जिन उत्पादों की उत्पादकता ज़्यादा होती है उनका विक्रय अधिशेष ज़्यादा होगा और जिन उत्पादों की उत्पादकता कम होगी उनका विक्रय अधिशेष उतना ही कम होगा। कुछ किस्म का भी फर्क पड़ता है। बहुत सी वेराइटीज़ हैं वो जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। किसान अगर उनका उत्पादन करता है तो निश्चित तौर से विक्रय अधिशेष ज़्यादा होगा। इसके अलावा
परिवार का जो आकार है, या कह सकते हैं परिवार में सदस्यों की संख्या है, कई बार संयुक्त परिवार होते हैं, वहाँ पर उनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, घरेलू आवश्यकताओं के लिए किसान को ज़्यादा रखना पड़ता है, तो इन परिस्थितियों में विक्रय अधिशेष की मात्रा कम हो जाती है। फार्म पर उपयोग के लिए जो आवश्यक विभिन्न उत्पादों की मात्रा, कई बार किसान द्वारा अपने फार्म पर विभिन्न वस्तुओं को, या तो वो भविष्य में बीज के लिए, या जो पशुओं के चारे, या उनके जो कंसंट्रेट दाने के लिए विभिन्न उत्पादों को रखना पड़ता है। तो जितनी फार्म पर आवश्यकता ज़्यादा होगी उतना ही विक्रय अधिशेष कम हो जाएगा। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है कि उत्पाद की कीमत के साथ, उत्पाद की कीमत के साथ क्या संबंध है। उत्पादक का अधिशेष, या ये कह सकते हैं कि विक्रय अधिशेष और उत्पाद की कीमत में धनात्मक संबंध भी है और ऋणात्मक भी। विभिन्न जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने अपने इस पे विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि विक्रय अधिशेष और वस्तु की कीमत का धनात्मक संबंध पाया जाता है। उसने कहा कि विक्रय अधिशेष और वस्तु की जो कीमत है उनमें ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो धनात्मक जो संबंध पाया जाता है, उनका ये कहना है कि जो विभिन्न वस्तुएं हैं या जो विभिन्न उत्पाद हैं, किसान है वो ज़्यादा कॉन्शियस माइंड होता है, बिजनेस माइंड है, वो बिजनेस को, अपनी कृषि को बिजनेस की तरह, व्यवसाय की तरह अपनाना चाह रहा है, और उसको ये लगता है कि उत्पाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पाद को बेचने की कोशिश करता है। तो इस तरह से उनमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी वो किसान जो इनोवेटिव नेचर के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार करते रहते हैं, और जो हर क्षण हर पल बाजार के टच में रहते हैं, वो जो उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद का विक्रय करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि उनमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। जब ऋणात्मक संबंध की बात आती है तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि किसान की जो पैसे से संबंधित आवश्यकता है या धन से संबंधित आवश्यकता है वो सीमित होती है, और किसान उतना ही पैसा उत्पाद को बेचना चाहता है जितने उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। अगर सपोज उदाहरण के तौर पर एक किसान को 10,000 रुपये की आवश्यकता है और वो 5 क्विंटल गेहूँ बेच रहा है, सपोज गेहूँ का भाव बढ़ जाता है तो 10,000 रुपये की अपनी फिक्स जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए और उसकी गेहूँ की जो विक्रय करने वाली जो मात्रा है उसको कम कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ही ज़्यादा उत्पाद की कीमत में वृद्धि होती है तो कृषक द्वारा उत्पाद की जाने विक्रय की जाने वाली मात्रा में कमी कर दी जाती है। अब बात ये आती है कि कृषि उत्पादों का विक्रय अधिशेष और विक्रय अधिशेष कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें एक मेनली 2 मेथड्स हैं। एक तो है कि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर विक्रय अधिशेष का आकलन किया जाता है। विभिन्न जो मंडियां हैं उनकी स्टडी की जाती है राज्य स्तर या जो राष्ट्रीय स्तर पर। उनमें देखा जाता है कि किस उत्पाद का कितना जो उत्पादन है वो मंडियों में बिक्री के लिए आया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन क्या है, इस हिसाब से उसका आकलन करते हैं। लेकिन कई बार ये सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाते क्योंकि कुछ फार्मर्स हैं वो अपने उत्पाद को मंडियों तक नहीं ले जाते और वो डायरेक्ट उपभोक्ताओं को बेच देते हैं। तो जो दूसरा मेथड है वो है कि फार्म स्तर पर विक्रय एवं विक्रय अधिशेष का आकलन करना। इसमें विभिन्न जो फार्म हैं या ग्राम स्तर पर सर्वे किया जाता है। सबसे पहले किसान के पास कितनी ज़मीन है, हर गांव का सर्वे होता है, कितनी ज़मीन है, कितने उसमें भूमि में उसने उत्पादन किया है, कुल उत्पादन कितना हुआ है और कितनी मात्रा बेच रहा है वो, ये उस कृषक के स्तर पर ही ज्ञात की जाती है। जब कृषक के लेवल पे हम ये चीज़ें ज्ञात कर लेते हैं तो फिर विभिन्न जो फार्म हैं उनका सामूहिक रूप से उत्पादन अधिशेष है ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चूँकि
वर्तमान परिस्थितियों में जब हम व्यावसायिक खेती अपना रहे हैं, किसान व्यावसायिक खेती अपना रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को भी पता चले कि किस उत्पाद की कितनी मात्रा मंडियों तक पहुंच रही है, किस उत्पाद की नहीं पहुंच रही, किसान किस उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहता है। ये बहुत सारी बातें हैं। थैंक यू।